ये चलते हैं आगे की तरफ। हमने आपको संयोजन और वियोजन बता दिया था। अब विस्थापन अभिक्रिया की तरफ हम चलते हैं। विस्थापन अभिक्रिया होता क्या है? नाम से पता चल रहा है कि जिस तत्व की अभिक्रियाशील ज़्यादा होगी दूसरे तत्व को क्या करेगा, वो विस्थापित कर देगा। तो आप ये देख पा रहे हैं यहाँ पे आपने देखा, यहाँ पे देख लीजिए, ये कॉपर सल्फेट का विलयन दिया हुआ है। कॉपर सल्फेट का विलयन दिया हुआ है यहाँ पे। ये परख नली है और इसके अंदर लोहे की कील डूबी हुई है। अब बात को समझिएगा। आयरन है, लोहे की कील किससे बनी होती है? आयरन की बनी होती है। प्लस में कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाया हुआ है। बीस मिनट तक डुबो कर रखने के बाद क्या होता है, कीलों को बाहर निकाला जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या पाया गया? कॉपर सल्फेट का जो रंग होता है, जो विलयन है, ये क्या है? विलयन फीका पड़ जाता है। पहले कैसा था? पहले ये नीला था। और क्या होता है? आप देखेंगे यहाँ पे लोहे की कील का रंग भूरा हो गया और कॉपर सल्फेट के विलयन का नीला रंग मलिन पड़ गया, फीका पड़ गया। तो अगर आपसे ये पूछा जाता है तो सबसे पहले तो आप ये लिख दें, इसका मतलब ये आयरन क्या है? आयरन की अभिक्रियाशीलता ज़्यादा है कॉपर से। तो आयरन क्या कर रहा है? आयरन इसको विस्थापित कर दे रहा है। किसको? कॉपर को कॉपर सल्फेट से विस्थापित कर दे रहा है। कॉपर सल्फेट से विस्थापित कर दे रहा है। क्यों? क्योंकि आयरन जो है ज़्यादा अभिक्रियाशील है, अभिक्रियाशील है। आगे चलते हैं। आगे जब चलेंगे तो फिर आपका क्या है? Zn+CuSO4। दूसरा देखते हैं हम। दूसरा जब देखेंगे Zn+CuSO4, तो यहाँ पे भी आप देखेंगे Zn ज़्यादा अभिक्रियाशीलता है, कॉपर कम है। तो Zn जो है Cu से, कॉपर से ज़्यादा अभिक्रियाशीलता है, तो क्या करेगा? कॉपर को विस्थापित कर देगा। तो इसका मतलब क्या हो रहा है? यहाँ क्या है? लेड। इसको क्या कहते हैं? शीशा। अब लेड जो है कॉपर से ज़्यादा है अभिक्रियाशीलता, इसीलिए क्या कर रहा है? लेड को यहाँ से कॉपर हट जा रहा है, यहाँ Pb लग जा रहा है। जितनी भी रिएक्शन आपने देखा है, इसमें एक बात समझ में आ रही है कि पहले वाले समीकरण में क्या था? आयरन जो था, आयरन लोहा, ठीक है, दूसरे तत्व कॉपर को कॉपर सल्फेट के विलयन से क्या कर दे रहा है? कॉपर को विस्थापित कर दे रहा है। तो ऐसे समीकरण को क्या कहते हैं? यहाँ पे लिखा हुआ है ना
कि लोहे ने दूसरे तत्व कॉपर को कॉपर सल्फेट के विलयन में विस्थापित कर दिया या हटा दिया, इस अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया। मतलब ये ऐसी अभिक्रिया है जिसमें अधिक अभिक्रियाशील वाले तत्व दूसरे तत्व के विलयन से उस तत्व को विस्थापित कर दें तो उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, आपको ये याद रहेगा। आगे चलते हैं। अब एक उदाहरण के तौर पे, अब द्वितीय विस्थापन में क्या होता है, दो आयन होते हैं। जैसे यहां देख रहे हैं आपको बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट। ठीक है, बेरियम क्लोराइड पहले ले लिया गया, उसमें सोडियम क्लोराइड के विलयन को डाला जा रहा है। तो बेरियम क्लोराइड क्या, BaCl2 प्लस सोडियम सल्फेट क्या, Na2SO4। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ये दोनों धातु हैं। ये देखेंगे यहाँ पे, ये इसके क्या है, ये इसके लवण बने हुए हैं। ठीक है, तो इनके बीच आदान प्रदान होता है, Na यहां आ जाता है और Ba यहां आ जाता है। तो वैसा अभिकारक जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है उसे द्वितीय विस्थापन कहते हैं। तो ये बन क्या जाता है, ये बनेगा 2NaCl प्लस BaSO4 क्या बन गया, BaSO4 बन गई। ठीक है, तो ये आपको याद होना चाहिए। ये क्या बन रहा है, BaSO4, ये बन गया बेरियम सल्फेट, ये बन गया सोडियम क्लोराइड। तो यहाँ पे आपने देखा आदान प्रदान हो रहा है। किस चीज़ का आदान प्रदान हो रहा है, आयनों का आदान प्रदान हो रहा है। तो ये आपको समझ में आनी चाहिए कि दो आयनों के बीच में आदान प्रदान होता है। और यहाँ पे आप देखेंगे, एक आपको मैंने पहले भी बता रखा है, दोनों समीकरण मैं लिख देता हूँ। पहला समीकरण मैंने आपको दूसरे पेज पे बताया था। क्या बताया था, याद है कि वहाँ ले चलते हैं हम आपको। पहले पेज पे भी मैंने आपको ये बता रखा था, यहाँ बता रखा था। ये आप देखेंगे, ये आपको बता रखा था, लेड नाइट्रेट और पोटासियम हाइड्रेट। तो वहीं पे चलते हैं, लेड नाइट्रेट और पोटासियम आयोडाइड। तो क्या है, लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला जो होता है, लेड नाइट्रेट प्लस पोटासियम आयोडाइड। इनको हम करेंगे तो क्या बन जाएगा, PbI2, और यहाँ पे आप लगा देंगे 2 + 2KNO3। ये बन जाएगा आपका पीला रंग, और ये बन जाएगा सफेद, वाइट ऑफ। तो यहाँ देखिए NO3 यहाँ उठ के चला गया और I यहाँ पे, तो यहाँ पे भी आयनों का आदान प्रदान हो रहा है, आयनों का आदान प्रदान हो रहा है। वैसी अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान हो उसे द्वितीय विस्थापन कहते हैं। ठीक है, इंग्लिश में कह सकते हैं एक्सचेंजेस ऑफ द 2 आयंस। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। अब आगे चलते हैं। इसमें अवक्षेप क्या बन रहा है, आप ये याद रखेंगे कि कई बार प्रश्न पूछा जा सकता है। इसमें अवक्षेप ये बन रहा है BaSO4। ठीक है, ये क्या है आपका अवक्षेप। ठीक है, तो
आपसे क्वेश्चन दिया लेड नाइट्रेट और पोटेशियम नाइट्रेट एबिलियन, अभी मैंने आपको यही बताया। लेड नाइट्रेट PbNO3 का होल ट्वाइस प्लस Ki, यहाँ 2 लगा दीजिए तो यहाँ बन जाएगा PbI2 प्लस 2KNO3। और इसमें पूछा जा रहा है अवक्षेप किस रंग का है, ये क्या बन रहा है, ये अवक्षेप बन रहा है। ये किस रंग का है, पीला रंग का है। इसका नाम बता सकते हैं, लेड आयोडाइड, लेड आयोडाइड। इस अभिक्रिया के लिए संतुलित समीकरण लिखिए। ये क्या है आपका संतुलित समीकरण है। क्या ये द्विविस्थापन है, हाँ ठीक है। इसका रंग कैसा है, पीला। और इसमें क्या होगा, ये आपको मैंने सब बता ही दिया। तो आप जब अच्छे से करेंगे तो आपको सब कुछ समझ में आएगा। अब आ जाइए उपचयन और अपचयन, बस 2 मिनट देंगे आप। उपचयन का मतलब आपको मैं समझा दूंगा। आप एक साइड लिख लीजिए उपचयन, एक साइड लिख लीजिए उपचयन, और एक साइड लिख लीजिए अपचयन। उपचयन में क्या होता है, ऑक्सीजन की क्या होगी, वृद्धि। और यहां पे ऑक्सीजन का ह्रास, यहां हाइड्रोजन का ह्रास और हाइड्रोजन की वृद्धि। ये दोनों आपको याद रखना है, मेनली आपको अभी पेपर में यही याद रखना है, ठीक है। आगे चलते हैं। और जब हर समीकरण में ये जिसमें दोनों हो, उपचयन और अपचयन, उसे हम क्या कहेंगे, रिडॉक्स अभिक्रिया। इसको क्या कहेंगे, अगर दोनों हो, अगर दोनों हो तो क्या कहेंगे, रिडॉक्स, रिडॉक्स अभिक्रिया। तो आप देखेंगे कॉपर में कुछ नहीं था, तो CEO, अब आप देखेंगे यहां पे कि कॉपर प्लस O2 क्या बन गया, ये CuO। बैलेंस कर लीजिएगा। इस पे क्या होगा, काली परत, इसके कारण काली परत चढ़ जाती है, ठीक है। क्योंकि ये कॉपर में क्या आ गया, कॉपर ऑक्सीजन के योग से बना हुआ है, ठीक है। तो अब अगर मैं देखूं, अगर यहां पे लिख दूं CuO जो बना है, और इस पे हाइड्रोजन प्रवाहित कर दूं, तो ये क्या बन जाएगा, कॉपर प्लस H2O। अब आप देखेंगे कि इसमें क्या था, ऑक्सीजन था, इसमें ऑक्सीजन नहीं है, तो इसमें क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है, ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, ह्रास हो रहा है। तो जब ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है, यहाँ पे ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, अपचयन हो जाएगा। और जिसमें हाइड्रोजन देख रहे हैं H2 और H2, तो इसमें क्या हो जाएगा, तो ये क्या बन गया, अगर फिर से हम लिख दें, फिर से लिख दें CuO प्लस H2O, तो आप यहाँ से ऐसे देखेंगे, यहाँ पे ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, ह्रास, और यहाँ पे ऑक्सीजन का वृद्धि। तो ये क्या हो गया, उपचयन। उपचयन कौन हो गया, हाइड्रोजन। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये क्या हो गया, अपचयन। तो अपचयन कौन किया, CO। याद रहेगा, आसान है। और यहाँ पे आप एक चीज़, वही काला परत याद रखेंगे आप, काला बनता है, इसका रंग काला होता है, पूछा जाता है कई बार, क्योंकि बोलेगा कि X का दहन हो रहा है, तो एक परत चढ़ जा रही है, Y पर एक काली परत चढ़ जा रही है, तो X और Y बताओ। तो X क्या हो जाएगा, कॉपर, और Y क्या हो जाएगा, कॉपर ऑक्साइड। अब एक और समीकरण से समझते हैं, एक
एक और समीकरण से समझते हैं जिससे कि आपको बात क्लियर हो जाए। आप देखेंगे ये वाले में, अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन है, और यहाँ पे क्या, ऑक्सीजन नहीं है, तो ये क्या हो रहा है, O का ह्रास हो रहा है, O का ह्रास हो रहा है। O का अगर ह्रास होगा तो क्या हो जाएगा, अपचयन। क्या हो जाएगा, अपचयन। और कार्बन में क्या हो रहा है, O की वृद्धि हो रही है, O की वृद्धि हो रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, उपचयन। ठीक है, याद रहेगा। अब उसके बाद आगे चलते हैं, फिर एक उदाहरण के तौर पे हम समझेंगे। अब यहाँ पे आप देखेंगे, इसमें क्या है, ऑक्सीजन, यहाँ क्या है, ऑक्सीजन नहीं है, आप देख रहे हैं, ऑक्सीजन का ह्रास। जहाँ ऑक्सीजन का ह्रास हो उसे अपचयन कहते हैं। और यहाँ पे देखेंगे HCl, यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है, यहाँ पे ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है, वृद्धि हो रही है, तो ये क्या कहलाएगा, उपचयन कहलाएगा। ठीक है, कई बार इसे बैलेंस करने के लिए भी आ जाता है, इसको क्या कहेंगे कि संतुलित कीजिए। MnO2 प्लस HCl बन गया MnCl2 प्लस H2O प्लस Cl2। इसको संतुलित करना है, क्या करना है, इसको संतुलित करना है। तो आप देख लीजिए कैसे करेंगे आप। सबसे पहले तो आप देख लीजिए, सबसे पहले आप क्या करेंगे, अगर कुछ करना है तो आप क्या करेंगे। हाँ, आप देख लेंगे यहाँ पे O2 है, 2 O2 है, यहाँ पे 2 2 है, यहाँ पे 1 है, तो आप क्या कर लेंगे, यहाँ पे 2 लगा देंगे। जैसे 2 लगाया 4 बन गया, 4 बन गया तो यहाँ पे 4 डाल दीजिए। अब 4 हाइड्रोजन हो गया, Cl हो गया, तो यहाँ पे क्या डाल देंगे आप, Cl2 हो गया, बैलेंस हो गया। तो आप ये सब याद रख सकते हैं, अच्छे से याद रखेंगे तो ठीक है। अब यहाँ से एक क्वेश्चन क्रियाकलाप दिया हुआ है, इस क्रियाकलाप को भी समझा देते हैं। एक चमत्कार ज्वाला के साथ मैग्नीशियम रिबन वायु के साथ क्या बना देता है, श्वेत पदार्थ। क्या बना दिया, श्वेत पदार्थ। इसको बैलेंस कर लीजिए, यहाँ 2 दे दीजिए, यहाँ 2 दे दीजिए। अब मैग्नीशियम से क्या बन जा रहा है, MgO। तो मैग्नीशियम में ऑक्सीजन नहीं था, तो ऑक्सीजन की क्या हो गई है, वृद्धि होगी, तो मैग्नीशियम क्या होगा, ये यहाँ उपचयन हो जाएगा। तो आप बहुत साधारण सी बात को समझ लीजिए, जहाँ ऑक्सीजन की वृद्धि होगी उपचयन, जहाँ ऑक्सीजन का ह्रास होगा उसे अपचयन कहते हैं। अब आप देख लीजिए कि क्या है यहाँ पे, लोहे की बनी की वस्तु चमकीली होती है, लेकिन कुछ समय पश्चात क्या हो जाता है, लोहे की वस्तु अब देखो, लोहे की बनी हुई वस्तु चमकीली होती है, कुछ समय बाद उस पर क्या हो जाता है, क्या हो जाता है, लाली युक्त भूरे रंग की परत चढ़ जाती है। मतलब लोहे पे कुछ दिन के बाद उस पर क्या होता है, परत। तो मतलब क्या हो गया, जंग लग गया, और जंग लगने को हम क्या कहते हैं, संक्षरण। ठीक है, इसी तरह चांदी पे है, चांदी काली हो जाती है, ठीक है ना, चांदी के ऊपर काली परत, और तांबे के ऊपर हरी परत। आप देखिए ना, यहाँ पे लिखा हुआ है, सब लिखा हुआ है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं जिससे कि आपको क्लियर हो जाए। Fe के ऊपर क्या हो जाएगी, काली। चांदी के ऊपर, Fe पे क्या होगा, भूरे लाल युक्त, लालिमा युक्त, भूरा होगा लेकिन लालिमा युक्त होगा। ठीक है, कॉपर के ऊपर हरा, और चांदी के ऊपर काली परत। किसके कारण होता है, यहां बन जाएगा सिल्वर सल्फाइड, यहां बन जाएगा Fe2O3 Fe3O4, आयरन ऑक्साइड। इसी तरह यहाँ पे
बनता चला जाएगा आपका। और तो ये किस लिए, क्यों हो रहा है, ये सब क्यों हो रहा है, ये सब हो रहा है किसके कारण, संचरण के कारण। ठीक है। और आप देखेंगे अपने आसपास अम्ल आर्द्रता आदि के संपर्क में आ जाता है, तब ये क्या हो जाता है, संचरित हो जाता है। और इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, संचारण कहते हैं। ठीक है। तो एक गंभीर समस्या है। ठीक है। इसी तरह आपका एक टॉपिक है विकृत गंधिता। जितने भी तेलीय खाद्य वसा युक्त पदार्थ हैं लंबे समय तक रखा जाता है तो इसकी गंध, इसका स्वाद बदल जाता है, स्वाद बदल जाता है, गंध बदल जाता है। क्यों होता है, विकृत गंधी हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें क्या होता है, उपचयित हो जाता है। क्या हो जाता है, उपचयित होने के कारण, उपचयित होने के कारण। इसीलिए हम इसमें क्या डाल देते हैं, प्रतिऑक्सीकारक डाल देते हैं, प्रतिऑक्सीकारक, प्रतिऑक्सीकारक डाल देते हैं। इसको आप अच्छे से समझ जाएंगे। जैसे कि प्रतिऑक्सीकारक क्या है, नाइट्रोजन गैस है। अगर आप नाइट्रोजन गैस डालेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, चिप्स आपका खराब नहीं, चिप्स जो खाते हैं बच्चे, चिप्स खाते हैं उसमें गंध नहीं आएगी। तो इसमें क्या डालेंगे हम, प्रतिऑक्सीकारक। प्रतिऑक्सीकारक डालने से क्या हो जाएगा, डालने से विकृत गंध की समस्या दूर हो जाएगी। तो ये था आपका चैप्टर, आप इसे और अच्छे से करें। अगर एक प्रश्न और बता देता हूँ मैं आपको, Na+O2, यहाँ पे लिखा हुआ है Na+O2 और ये बन रहा है क्या, 2Na2, 2Na2O बन रहा है। ठीक है। और यहाँ पे 4N है। तो अब इसमें से पूछा जा रहा है उपचयित कौन है, अपचयित क्या है। अब सोडियम को देखिए, सोडियम से फिर ऑक्सीजन, यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीजन की वृद्धि। जब ऑक्सीजन की वृद्धि होगी तो क्या हो गया, बताएं क्या होगा, जल्दी से बताएं, उपचयन। और जहां पे ऑक्सीजन का ह्रास हुआ वो अपचयन हो गया। कर लेंगे आप। ठीक है। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए धन्यवाद। आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर ज़रूर करें, और बेल आइकन की पे दबा करके अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आप प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन बेल आइकन को दबाना होगा। और आप कमेंट दे सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।